जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता चल चुका है कि 3 अगस्त से ग्रुप पेपर स्टार्ट होने वाला है। बहुत कम दिन बचे हुए दोस्तों, ठीक है। और आपको यह भी पता है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और 100 नंबर के 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। लेकिन ये 100 प्रश्न किस प्रकार से पूछेंगे, जीके, गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर के, वो आज हम इस मॉडल पेपर 5 के रूप में देखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो में पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये मैंने कंटेंट तैयार किया है आप लोगों के लिए। अगर आप ये क्लास पूरी अटेंड करते हो तो आप सिलेक्शन के और करीब जाओगे मेरे भाई। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद निर्मित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, इसमें जब ये कैल्शियम हाइड्रो मतलब कि ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड यानी जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत ने निम्न में से किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 आयोजित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एक बार बताइए। देखो, साइंस और आपका जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो आपको अच्छे से कवर करना है। मैं तो रीजनिंग तो आपको कवर करना ही है क्योंकि वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है और वो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इनमें सभी सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो संयुक्त राज्य आपको अमेरिका टिक करना है। क्या आप ये टिक कर रहे हो? नहीं भाई, ये टिक कर रहे हो तो गलत है, ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर गुरुजी यूनाइटेड किंगडम होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने जून 2025 को अपने चार्टर पर हस्ताक्षर के उपलक्ष्य में अपनी 80 वर्षगांठ मनाई है। यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो यहां पे आपको संयुक्त राष्ट्र आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा कि ये 4 गुनी हो जाएगी मेरे भाई। कितनी गुनी हो जाएगी? ये 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। देखो दोस्तों, ये जो 8वीं अनुसूची है ये कुल 22 भाषाओं से रिलेटेड है। अगर हम भाषाओं की बात करें तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, किसी को पता है? तो आप ये कहोगे गुरुजी मूल संविधान में कुल 22, सॉरी कुल 22 क्या, 14 भाषाएं थी, ठीक है। अब वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। कितनी है दोस्तों? ये वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं, ठीक है। आपसे क्या पूछा है कि कुल भाषाएं कितनी है, तो कुल 22 भाषाएं हैं दोस्तों, ठीक है, 8वीं अनुसूची में दोस्तों, ठीक है। तो 14 से 22 का सफर कैसे किया, तो वो आपको पहले भी मैं पढ़ाया था दोस्तों, ठीक है। तो 14 के बाद 15वीं भाषा किसको बनाया था दोस्तों? सिंधी को। आप सभी को पता होगा दोस्तों, 15वीं 21वें संशोधन के तहत। फिर दोस्तों 71वां संशोधन होता है जिसमें मणिपुरी नेपाली और ये क्या नाम है, कोंकणी भाषाओं को ऐड किया गया था, ठीक है, 71वें संशोधन के तहत। कितनी हो गई? 15 और 3 18 हो गई ना। फिर 18 के बाद 4 और भाषाएं ऐड करी गई थी 92वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को जोड़ा गया था। तो ये सारी भाषाओं का रिवीजन हो चुका होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। देखो दोस्तों, सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना फिक्स है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा NaOH, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 7, प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बताइए प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन विंस के लेखक कौन है। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार करवाया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को अपना लिया था और अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में बिताए थे। मेरे भाई ये जो मतलब कि श्रवण बेलगोला की जो गुफाएं हैं मेरे भाई, ये मेरे भाई आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगी। कहां पर? कर्नाटक में। और यहाँ पर दोस्तों सल्लेखना व्रत कर कर दोस्तों प्राण त्यागे थे किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिनके दरबार में सेल्यूकस निकेटर का दूत आया था। कौन था? मेगास्थनीज अपनी एक किताब लिख के आया था इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र का प्रकाशन बताया गया था मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि दोस्तों चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में फाइट होती है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, ठीक है। जब हार जाता है फिर उसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त का विवाह उसकी जो पुत्री थी ना हेलेना, उसके साथ हुआ था। बताइए ये क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई, सभी विद्यार्थियों को बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, अगर किसी को पता है बताइए। तो यहां पे आपको सार्थवाह टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है
तो इस वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि छूट हमेशा डिस्काउंट मतलब अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। देखो कोस्ट प्राइस यहाँ से पता चल जाएगी 10% की छूट, तो यहाँ पे आपको 90% कोस्ट प्राइस पता चल जाएगी, ठीक है। फिर वो 20% का प्रॉफिट कमाता है दोस्तों, तो आपको अंकित मूल्य दे रखा है, तो उसने आपको क्रय मूल्य पूछा है ना। तो एक काम करते ना, सबसे बेस्ट है, देखो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, तीन चीजें होती हैं, कोस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी, यही तो होती है तीन चीजें। उसने बोला है 10% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है, तो 10% की छूट, तो उसका वस्तु क्रय मूल्य, तीन चीजें नहीं, आपको सीपीएमपी वाला क्वेश्चन है ये, सीपीएमपी रिलेशन वाला क्वेश्चन है। छूट देता है तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी 90, और प्रॉफिट यानी 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120। उसने किसका मान दिया? अंकित मूल्य का, ठीक है। आप अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको 15 की टेबल से सिंप्लीफाई थोड़ा कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। 15 छंग 90 और 15 अट्ठे 120, किसका मान दे रखा है आपको? अंकित मूल्य दे रखा है ना, अंकित मूल्य 800 रुपये दे रखा है, तो अंकित मूल्य को अंकित मूल्य से कंपेयर कर लो, इसका ये 100 गुना है। आपसे कोस्ट प्राइस पूछा है तो कोस्ट प्राइस का भी 100 गुना कर लो, बस हो गया इजी क्वेश्चन। ये हो गया ना, ये इजी क्वेश्चन। कितना आया? 600 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल बनाइए, ये क्वेश्चन बनाइए, बीज में ऐसा क्या है जो नए पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग क्या टिक करोगे? यहाँ पे भ्रूण टिक करोगे, भ्रूण। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। किस गुप्त शासक ने हुणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया था? मेरे भाई हुणों के आक्रमण, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम की बात करूं तो दोस्तों इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, नालंदा विश्वविद्यालय, यहीं पर लिखोगे नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मेरे भाई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है मेरे भाई। और अगर समुद्रगुप्त की बात करोगे तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। और समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है? लिच्छवी देहित्र, है ना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, स्कंदगुप्त, आपको टिक कर लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, प्रसिद्ध नाटक है एक मुद्राक्षस, इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। यहाँ पे विशाखा दत्त, आपको टिक कर लेना है। एक पुस्तक का नाम लिख कर दे रहा हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखो जो भी मैं आपको क्वेश्चन कमेंट में करने के लिए देता हूँ, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, ठीक है। आपका बेस्ट से बेस्ट रिवीजन करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ हमेशा मैं, ठीक है। ये बताइए, मेहरौली का लौह स्तंभ किस गुप्त शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। और उस गुप्त शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है। गुरु आपने तो आंसर ही बता दिया फिर तो। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही दोस्तों विक्रमादित्य कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन मैंने बताया आई थिंक अभी, है ना। और हाँ, मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त प्रथम था, उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेना आप लोगों को। ये प्रश्न बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। उत्तराधिकार के लिए लड़े गए प्रसिद्ध धर्मत युद्ध 1658 में किन दो भाइयों के बीच में हुआ था मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था मेरे भाई, बताइए दोस्तों। तो दो भाई थे और दोनों पुत्र किसके थे? शाहजहां के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दारा शिकोह और औरंगजेब की दोस्तों, ठीक है, जहां पर औरंगजेब जीत जाता है और दारा शिकोह हार जाता है। अगला प्रश्न, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अप अपवर्तनांक डैश पर निर्भर करता है? शानदार प्रश्न है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो यहां पर आप लोग क्या टिक करेंगे मेरे भाई, बताइए। बताइए दोस्तों, होमवर्क में दे दूं? ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक पहले दूसरे या तीसरे वाले मॉडल पेपर में आई थिंक करवाया था, है ना। तो देखते हैं किसने इसको ध्यान से पढ़ा था और कौन कौन इसका आंसर दे पाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न, देखो मैं जब क्लास लेता हूँ डेली तब स्टूडेंट कहते हैं सर कि आप ऐसे, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है क्या? पहले माध्यम से, अरे यार ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, स्किप कर लो भाई, इसको स्किप कर लो, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, भारत के संविधान के किस भाग को भारत का मेघना काटा कहा जाता है? ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। भाग 2 में तो नागरिकता है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। भाग 2 में तो नागरिकता है, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। 5 से 11 इसके अनुच्छेद हैं, ये भी आपको पता ही होगा। भाग 3 अब बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 3 में दोस्तों क्या है? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार वाले भाग 3 को ही क्या कहा? भारत के संविधान का मेघना काटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। मौलिक अधिकार, अनुच्छेद पूछेगा तो आपको क्या टिक करना है? 36 से, नहीं सॉरी 12 से 36 तक है ना इसके अनुच्छेद, 12 से लेके 36 तक इसके अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। अब आपको पूछेगा इसको किसके संविधान से लिए, तो हमने यूएसए के संविधान से बोरो किए दोस्तों। ये 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। वहीं भाग 4 में क्या? डीपीएसपी है मेरे भाई, क्या है? डीपीएसपी। और इसको दोस्तों हमने किसके संविधान से लिए? दोस्तों पहले इसके अनुच्छेद लिखने हैं, 36 से 51 इसके अनुच्छेद रहते हैं, ठीक है।
और हमने इसको किसके संविधान से लिए हैं दोस्तों, याद रखोगे हमने इसको आयरलैंड के संविधान से लिए है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके बहुत सारे फैक्ट रिवीजन अच्छे से हो चुका होगा दोस्तों। अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो ये वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स तो कर दो लाइक वाला कि वीडियो क्लियर है, अच्छे से रिवीजन हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसका आंसर एक बार आप लोग बताएंगे, निम्न में से कौन सा तत्व लीड का सही प्रतीक है। तो लीड का सही प्रतीक पीबी है, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न बताएंगे कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो कितना प्लस हो रहा है, यानी 11,015, यहाँ पे +15 देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे 8 में से 1 गया 7 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, +17 देखने को मिल रहा है। यहाँ देखेंगे कितना आ रहा है मेरे भाई, 17 तो 19, यहाँ पर +19 देखने को मिल रहा है। फिर अगला नंबर में भी देखोगे कितना आएगा, 19 20 21 आएगा, फिर तो है ना 21 ही आ रहा है, हाँ बिल्कुल 21 देखने को मिल रहा है, यानी +2 हो रहा है। तो अगला नंबर 23 आएगा, यानी इकाई अंक 8 आएगा। इकाई अंक 8 3 11 यानी 1 आएगा, यानी 2 ऑप्शन में 1 दिख रहा है इकाई अंक। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, 3 2 5 6 यानी 161 इज द राइट आंसर। ओके रिपोर्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे गुरु, ये थी आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर सी। पनामा नहर महासागरों को जोड़ती है, किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है। तो आप टिक करेंगे गुरुजी, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, मतलब कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है। तो वो आपको आर्टिकल टिक करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो गुरु सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 253 आपको टिक कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। देखो अगर आपको कुल पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखना 22 सदस्य होते हैं। अगर मैं सिर्फ 15 सदस्य की बात करूं तो ये मेंबर दोस्तों लोकसभा के होंगे। कितने किसके होंगे, लोकसभा के। किसके होंगे मेंबर होंगे, लोकसभा के। वहीं मैं बात करूं इसमें से जो 7 मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। याद कर लेना, ये डाटा एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपको राज्यसभा मेंबर पूछेगा, या तो आपको लोकसभा मेंबर पूछेगा, या तो आपको ये कुल डाटा पूछेगा। तो तीनों क्वेश्चन आपके सामने है, रिवीजन कर लेना। ये प्रश्न बताइए, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। हर एक क्वेश्चन आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा, आपको आपके मंजिल की ओर लेके जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 2/3 के 60% का 10% 841 है तो संख्या ज्ञात करना है। यदि किसी संख्या यानी x के 2/3 के, मतलब 2/3 के 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है। 3/5 के 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, इसके बराबर है 841। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है, और ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। ठीक है मेरे भाई, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आप ये कहोगे गुरु 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है भाई, 2 की तल से ये 5 बार गया, और आपको पता 25 होता है। अब आपको पता है हमें 25 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 25 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 25 से कम 25 का 5 इकाई 5 इसी में आ रहा है। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ी। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऑक्सीजन का परमाणविक द्रव्यमान कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो गुरु ऑक्सीजन का जो परमाणविक द्रव्यमान होता है वो 12U होता है, ये आपको टिक करना है। ठीक है, पढ़े अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर मैंने लगा कुछ गलत कर दिया है, परमाणविक द्रव्यमान है भाई, यहां पर मैंने गलत टिक कर दिया, माफी चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे आपको 12U नहीं टिक करना है, आपको 16U टिक करना है मेरे भाई। ठीक है, करेक्शन कर लेना, डी वाला ऑप्शन सही है मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी अधातु रासायनिक रूप से अधातु होने के बाद भी धात्विक चमक प्रदर्शित करती है, धात्विक चमक प्रदर्शित करती है मेरे भाई, बताइए। शानदार ये प्रश्न है, इसका जवाब बताएंगे अगर आपको आता है तो। यहाँ पे आपको आयोडीन टिक कर लेना है, क्या टिक कर लेना है, आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाएं कब जोड़ी गई थी। दोस्तों मैंने बताया था ना दोस्तों, 8वीं अनुसूची में जब भाषाएं 18 हो चुकी थी तब मैंने बताया था कि एक 92वां संविधान संशोधन 1992 2003 का होता है, 2003 का क्या, सॉरी ये क्या नाम है, ये 1992 का है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा था कि ये बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषाओं को जोड़ा गया था 1992 के संविधान। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। इसको दोस्तों तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। गुरु किताब उल हिंद की रचना, देखो अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। इब्न बतूता एमबीटी के शासनकाल में आया था, एमबीटी का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कहाँ से आया था, मोरक्को देश से आया था।
कहाँ से आया था? ये मोरक्को देश से आया था मेरे भाई, मोरक्को देश से, ठीक है। और एक किताब लेके आया था मेरे भाई, किताब उल रहला। ये किताब याद रखना, बहुत पूछी जाती है, किताब उल रहला, किताब उल रहला, ठीक है। ये आपको क्या पूछा क्वेश्चन है, आपको किताब उल हिंद पूछा है, ये किताब उल रहला है, कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है दोस्तों। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अल बरूनी। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? पूर्व का होमर, ठीक है। चलो कोई मुझे बता सकता है ये किसके समकालीन था, किसके समय था, कोई बता सकता है? अगला क्वेश्चन ये बताइए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा और पाबोस की प्रथा चलाई? गुरु बहुत क्रूर शासक था गुरु। सिजदा मतलब कि मेरे दरबार में आओगे तो सर झुका कर आओगे, और मेरे दरबार में आओगे तो पांव को चूमते हुए आओगे। ये सारी क्रूरता किसने दिखाई थी? ग्यासुद्दीन बलबन ने। गुलाम वंश का शासक था भाई, ध्यान रखोगे, ग्यासुद्दीन बलबन। अपनी एक नीति के लिए, बेकार नीति के लिए जाना जाता है दोस्तों, लोह एवं रक्त की नीति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, लोह एवं रक्त नीति, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रूर शासक था, तो ये चीजें आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख होता था? शानदार प्रश्न है भाई, मीर बख्शी। गुरु ये सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य की महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा के लिए आर्थिक योजना शुरू की गई? आर्थिक योजना शुरू की गई वो है दोस्तों राज्य केरल, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। नवीनतम 2026 में जारी हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो आप ये कहोगे ग्रुप भारत को यहाँ पे 78वां स्थान प्राप्त है, 78वां, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 33 बताइए, फरवरी 2026 में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आज एक क्वेश्चन होमवर्क में देके जाऊंगा दोस्तों, मैंने आज सोचा है मैथ का एक क्वेश्चन होमवर्क में देके जाऊंगा, आप लोगों को करना है तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे आपको उदय कोटक टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 34 बताएंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1962 आपको ध्यान रखना है, 1962 आपको ध्यान में रख लेना है। ये फिलहाल क्लास का अंतिम प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय ग्रुप पेरिस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पेरिस में। अब बारी आपके होमवर्क के क्वेश्चन की, अब ध्यान से सुनेंगे। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, HW में देके जा रहा हूं, और आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है मेरे भाई। मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 15 वस्तुओं का कोस्ट प्राइस, 15 वस्तुओं का कोस्ट प्राइस बराबर है, 15 वस्तुओं का कोस्ट प्राइस बराबर है 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, मतलब कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए दोस्तों, इसका आंसर आपको ज्ञात करना है प्रतिशत में, ठीक है मेरे भाई। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं दूसरा। अब दूसरा क्वेश्चन को भी नोट करेंगे। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क का दे दें, दूसरा क्वेश्चन सीआई का दे देते, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज का दे दूं, चलो ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव दूंगा, मजा आएगा करने में, ठीक है मेरे भाई। तो देखो देखो, मूलधन, मूलधन आप यहाँ पे लिखोगे, मूलधन, मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल आप लिखोगे 5,000 रुपए गुरु, कितना? 5,000 रुपए। और हम बात करेंगे समय की, यहीं पर आप समय नोट करोगे, समय है 3 साल का। देखो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है। और जो दर प्रतिशत है, दर, दर प्रतिशत है, दर प्रतिशत आपको दी जाएगी यहाँ पर कितनी? 5%, ठीक है। आपको क्या निकालना है? सीआई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। शानदार क्वेश्चन है कि नहीं? मजा आ जाएगा इसको करने में, ठीक है। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, एक ये सीआई वाला क्वेश्चन और एक मैंने ये वाला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को मैंने ट्रिक से करवाया था, जिसने वो ट्रिक वाली क्लास देखी ना, वो इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में ओरली उड़ा देगा, ओरल ही, मुश्किल से 2-3 सेकंड में ओरल ही उड़ा देगा, अगर आपने वो ट्रिक वाली क्लास देखी है, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोग का रिवीजन, आप लोग मुझे इस कमेंट के माध्यम से बताइए, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है मेरे भाई, सेशन पसंद आया तो ये वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स तो करो, गुरु की सारी चीजें क्लियर है, सेशन पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। शेयर भी करो भाई, आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, हर एक प्लेटफॉर्म तक आप जितना चाहें इस वीडियो को शेयर करिए, हर एक स्टूडेंट को बता दो कि ये क्लास डेली 8 PM पर चलती है, डेली बेसिस पर हम मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हर एक मॉडल पेपर आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं वो पिछली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कंटेंट तैयार किया जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन फंसना आपके एग्जाम में फिक्स है। अब आपके काम की चीज की सर हमें PDF भी प्रोवाइड करवा दो रिवीजन के लिए,
तो मेरे भाई ध्यान रखोगे, इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरे भाई वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से है, अगर आप क्लास पहली बार देख रहे हो और आप चाहते हो कि क्लास इसी प्रकार से कंटिन्यू चले डेली बेसिस पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे भाई, ठीक है। कल मिले। और हाँ दोस्तों, आरपीएससी मतलब कि सेकंड गेज का जो पेपर है ना 12 जुलाई से, उसकी क्लास मैंने 7 बजे अपलोड कर दी है। जिसने फॉर्म भरा है वो क्लास देख सकता है और रिवीजन कर लीजिए। आज तो 100 क्वेश्चन रखे मैंने उस मॉडल पेपर में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक और नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।